की फर्स्ट क्लास है और पेपर 3 ऑफिस प्रोसीजर है, और इसमें भी जो सिलेबस दिया गया है हम उसको गो थ्रू करेंगे और उसके बाद हम कुछ आज कवरेज करेंगे। इसके टाइम अलाउड वही 100 मिनट्स हैं और टोटल एमसीक्यूज इसमें भी 100 ही होंगे। इस वजह से 100 मार्क्स रखे गए हैं। एक्सपेक्ट यही करें कि 100 एमसीक्यू होंगे, हर एमसीक्यू पे एक नंबर होगा, इस वजह से। अब थोड़ा सिलेबस को मैं इसके, बाकी तो मैंने इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ कि सिलेबस खोलो, सिलेबस को आप ऑलरेडी टेक्स्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपके लिए इजी टू हैंडल थे। पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस आपने देखा, आपको समझ आ गया, मगर इसका सिलेबस मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपने शायद ऑफिस में, शायद अदर दिन जो चीफ ऑफिस में पोस्टेड हो, पोस्ट में देखी हो, अदरवाइज आप इसको नहीं देखते रूटीन वर्क में, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें, कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स एंड रेलेवेंट सेक्शंस हैव बीन ड्राफ्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स आउटलाइन इंडोर्स्ड अप्रूव्ड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गाइडलाइंस फॉर सिविल सर्वेंट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। अब इसके अंदर टॉपिक है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन, और उसमें ईएनडी रूल्स हैं हमारे 2020, कंडक्ट रूल्स हैं हमारे 1964, फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट एफटीओ ऑर्डिनेंस है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब डिस्क्रिप्शन, जेनरिक जॉब डिस्क्रिप्शन है 2015 वाली, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो केपीआईज बनाए गए थे 2015 में, और रिवार्ड रूल्स है 2021 के, इंटरनल जॉब पोस्टिंग के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस अलाउंस 2015, ये हमारा सिलेबस रखा गया है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग मिसिंग इन द सेंस के जिसको कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया गया, वो है सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। एक्ट को शामिल नहीं किया गया, सिविल सर्वेंट एक्ट कोर्स का हिस्सा नहीं रखा गया, सिलेबस का हिस्सा नहीं रखा गया। ये जो आप देख रहे हैं ईएनडी रूल्स, कंडक्ट रूल्स, ये सारे उसी एक्ट के तहत इशू हुए हैं। 20, हाँ, 2020 और 64। तो एक तो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हमारे 2020 के, और कंडक्ट रूल्स 1964 के। अच्छा, इसमें एक्ट को हिस्सा नहीं बनाया गया तो हम एक्ट को कवर नहीं करें, जो हमें सिलेबस दिया गया उसको हम उसी तक महदूद। मैं इसलिए क्यों बताता हूँ, क्योंकि कहीं आप में से कोई ऐसा ना हो कि जो, चूंकि बाकी, इसलिए मैंने कहा ना कि गाइडेंस इसमें जरूरी है। ये देखिए, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पे इसका कोड पड़ा होता है। ये इसका कोड क्या है? ये वो डॉक्यूमेंट है जो सर्विस का एक बाइबल है, सर्विस में रूल का बाइबल है। सर्विस से मुतालिक जो भी चीजें होती हैं इसमें गिवन होती हैं एस्टा कोड में, और एस्टा कोड के अंदर बेतहाशा बेतहाशा चीजें हैं। तो हमें इसलिए पहले आउटलाइन करना होगा कि हमें पढ़ना क्या है, जो सिलेबस का हिस्सा बनाया गया। देखें, एक चीज अल्लाह ना करे कि ऐसा करें, वो एपीएससी ऐसा करता नहीं है कि दिखाए कुछ और करे कुछ, तो फिर तो उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या है? दिखाए कुछ करे कुछ, हमें सिलेबस एक दे के कहीं बाहर से पूछ ले तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ना आप कर सकते हो, मैं हम बदुआएं देंगे उसको, फिर करेगा नहीं। इसके चांस मेरी नजर में 1% भी नहीं है, 1% भी इसके चांस नहीं है। मगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो नहीं करेगा तो लेट्स फोकस सिर्फ उसी पे जो उसने कहा है, सही है ना? तो मैं एक्ट को क्यों नहीं कवर कर, हालांकि एक्ट बुनियादी चीज है, मगर नहीं है, हम नहीं करेंगे ये चीज। वो स्टूडेंट्स आप में से जो कि सेल्फ स्टडी करेंगे, वो हो सकता है कि इसमें शायद टाइम जाया कर दें, तो टाइम हमें जाया नहीं करना। एक्स्ट्रा कोड को एज अ सोर्स हम नहीं बनाएंगे, एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट हम नहीं बनाएंगे एक्स्ट्रा कोड को, ठीक है। एक्स्ट्रा कोड की बजाय हम स्ट्रेट जा रहे हैं किस पे, जो हमें सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहली चीज जो हमें कवर करनी है, उसमें आप आए तो एक तो ईएनडी एफिशिएंसी और डिसिप्लिन है, और एक कंडक्ट रूल्स है, एफटीओ है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन, जेनरिक जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इसकी, ये जेनरिक जॉब डिस्क्रिप्शन है इसकी, मुझे नहीं पता कि सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है कि नहीं है, बट लकीली मेरे पास एक कॉपी है। मगर ये इतनी मोटी बुक है। हाँ, यस यस, 229 पेज के करीब है। तो ये हम इसको समझेंगे, इसमें कस्टम साइड भी है, हम इसको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ आईआर साइड को कवर करेंगे। तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये कमिश्नर की, अगर वो कमिश्नर लीगल है तो क्या काम है, डिप्टी कमिश्नर अगर इन्फोर्समेंट है तो उसका क्या काम है, इंस्पेक्टर अगर फील्ड में है तो उसकी, हमें बेसिकली वो आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है।
ऑलरेडी आप ऑफिस में मौजूद हो, आप कोई नए स्टूडेंट नहीं हो कि जिसको मुझे समझाना पड़े, तो ये तो इजी स्टफ है, बहुत इजी स्टफ है। और दूसरा इजी स्टफ है केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। भी बोर्ड ने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट इशू किया था जिसमें कहा था कि जी इसका 80% होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस है इस काम का, तो वो भी इसी किस्म का एक डॉक्यूमेंट है। रिवार्ड रूल्स, अब हमें जहां पे मैं समझता हूं मेहनत करनी पड़ेगी वो पहले 3 पार्ट्स हैं। पहले 3 पार्ट्स चूंकि लीगल हैं, उसमें काफी चीजें समझने की जरूरत पड़ेगी, तो इस पे मैं समझता हूँ हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आखिरी 2 पे इतना ज्यादा मैं नहीं समझता क्योंकि वो ज्यादातर लिस्टें हैं। हाँ, रिवार्ड रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, और ये जो, तो इसीलिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ मुख्तसर है, इसलिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सबसे पहले कहाँ से, कंडक्ट रूल्स से। क्योंकि हमारा वास्ता सबसे ज्यादा जिन रूल से पड़ता है डिसिप्लिन के हिसाब से, वो ईएनडी रूल्स के साथ पड़ता है और कंडक्ट रूल्स के साथ पड़ता है। कंडक्ट रूल्स 1964 से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें बहुत कुछ है जिस पे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, कंडक्ट रूल्स 1964। हाँ, नहीं चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 1964 के कंडक्ट रूल्स में अमेंडमेंट्स हुई है काफी दफा, मगर ये चल रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें आपके इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पे जो अवेलेबल हैं, इसको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सोर्स को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये उन्हीं का काम है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का काम है कि ये रूल्स इशू करें, ये उनका डोमेन है। तो बाकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, बट हम प्रेफर कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की ही वेबसाइट को, कि उस पर अपडेटेड होगा। सबसे पहले लिखें गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1964, और इसमें मैं आपको चूंकि कवर करना चाहता हूं, इस वजह से मैं आपको स्ट्रेट अवे सबसे पहले बताना चाहता हूं इसकी चंद बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। और वो बातें कौन सी हैं? वो ये है कि ये रूल्स अप्लाई किस पे होंगे। सबसे पहले जरूरी है इसका स्कोप तय करना। स्कोप तय करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो है कि सिविल सर्वेंट कौन है। इसमें टेक्निकल डिस्कशन है, और वो टेक्निकल डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा इंश्योर कर लूं कि जो डॉक्यूमेंट हम यूज कर रहे होंगे वो हमारा अपडेटेड हो, क्योंकि ये हम अभी गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स, कंडक्ट रूल्स एक दो जगह से इसको खोल लेते हैं ताकि हमें, अच्छा अब इसमें ये मैं इसलिए इसको खोल 2-3 देखना चाहता हूँ कि कहीं
जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की वेबसाइट पे अवेलेबल है कोई आउटडेटेड ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपेयर करके चलते हैं इसको। ये वही 2021 का एडिशन है एस्टा कोड का, उसी में से लिया गया है, एक ही सोर्स है, मगर फिर भी इंश्योर हम करना चाहते हैं कि अपडेटेड हो। देखिए सेम चीज यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो in exercise of the powers conferred under paragraph A of clause 2 of article 178 and clause 1 of article 179 of the constitution and of all the powers enabling him in that behalf, the president is pleased to make the following rules. First MCQ ये है, rules किसने इशू किए? वही डिस्कशन है हमारा, टॉपिक ही आज का यही है, ताकि मैं आपको चंद वो चीजें बताऊं जो कि आप इनके बियॉन्ड है, पढ़ के नहीं समझ आएंगी। थीम बताऊं कि असल चीज कहाँ फोकस होगा। जो पेपर बनाने वाला बंदा इसका एक्सपर्ट है, जब वो डिफिकल्ट एरिया लाएगा तो क्या लाएगा? देखिए जो चीज पढ़ने पढ़ाने की है, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, पढ़ने पढ़ाने का काम मेरा ये 20 साल का है, तो मुझे आपको उस लेवल पे लेके जाना है जिस लेवल पर डिफिकल्ट स्टफ हो। तो डिफिकल्ट स्टफ कभी भी सामने नहीं दिखता, उसके पीछे होता है। तो वो थीम पहले ला रहा हूं। पहला एमसीक्यू किस चीज पे होगा? ये रूल किसने इशू किए? हम्म, किसने इशू किया? ऑनलाइन आप बताएं किसने इशू किए? ये रूल्स इशू किए हैं प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ने, पहला पॉइंट आ गया ये आपका, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किए। द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इन रूल्स को किस कानून के तहत इशू किया गया है, क्योंकि ये रूल्स हैं, लॉ नहीं है। रूल्स है ना, ये रूल्स हैं, प्रेसिडेंट ने रूल्स बनाए हैं, कंडक्ट रूल्स बनाए हैं, मगर ये कंडक्ट रूल्स किस कानून के तहत बने, कहाँ इसको बनाने की इजाजत है? क्योंकि याद रखिएगा कि रूल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है, रूल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है। मसलन इसकी एग्जांपल दूं, अगेन एग्जांपल जो है उसको कंपेयर नहीं कीजिएगा, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में है, नमाज पढ़ने का तरीकेकार हदीस में, सुन्नत में है। तो सुन्नत जो है, और एक रूल है कि अगर इसको वो जो उलमा कहते हैं कि एक नस, नस का मतलब होता है कि कतई, एक कुरान की आयत है जो बिल्कुल क्लियर है, और कोई हदीस आ जाए जो उसके मुतसादिम हो, तो क्या लोगे तुम? कुरान की आयत। तो ये तो रूल्स हैं, तो पीछे कानून कौन सा है? एक्ट है। मगर इसने अपनी पावर कहाँ से ड्रॉ की है? कहीं किसी जगह पे लिखा होगा ना इसको बनाने की? नहीं, ऊपर लिखा हुआ है, गौर से देखो। एस्टा कोड बजाते खुद कानून नहीं है। एस्टा कोड एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कोड का मतलब क्या है? सुने, ये एस्टा कोड लफ्ज की भी मीनिंग सुन ले। एस्टा कोड का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट कोड। अमेरिका में वो जो सारे टैक्स के कवानीन है ना, मिलके उसको कोड बोलते हैं, वो कोड, आईआरएस कोड। तो उसमें चैप्टर 1 इनकम टैक्स, चैप्टर 2 इस तरह होता है, मिला के कोड। एस्टा कोड बेसिकली बजाते खुद कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एस्टा कोड का मतलब क्या है? सारे वो कवानीन, रूल्स, रेगुलेशंस जो जमा करके एक जगह रखी गई। तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के प्रीवियस क्लेरिफिकेशंस भी मौजूद हैं, उसके अंदर ऑफिस ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, उसके अंदर रूल्स भी मौजूद हैं, उसके अंदर एक्ट भी मौजूद हैं। तो उन्होंने जमा करके उसका नाम क्या रखा? एस्टा कोड। एस्टा कोड नाम का कोई कानून नहीं हमारे पास, इस्टेब्लिशमेंट कोड है। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे जो कुछ रेगुलेशन है वो उसमें मौजूद है, और उसको उन्होंने नाम दे दिया एस्टा कोड। मगर एस्टा कोड बजाते खुद क्या है? कंप्राइजेस ऑफ एक्ट्स, रूल्स, ऑफिस ऑर्डर्स, और इस किस्म के बाकी जो है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये देखें, आर्टिकल 178 और आर्टिकल 179 के तहत ये इशू है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इशू है। 178, 178 इजी है याद रखना, 1 के बाद 78 और 79, इन दो आर्टिकल के तहत ये इशू है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट को रेगुलेट करने की इजाजत है, वहां पे ये रूल बनाने की इजाजत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट सर्वेंट को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाने की इजाजत है। इस वजह से ये रूल बनाए गए हैं। इन अदर वर्ड्स, ये रूल्स अपनी पावर, अपना एग्जिस्टेंस ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
और अलबत्ता इनका ताल्लुक एक्ट से भी है, सिविल सर्वेंट एक्ट से भी है, 1973 में भी इसका जिक्र है कि ऐसे रूल बनाए जा सकते हैं, मगर उसका यहाँ पे तज़किरा नहीं है और हमने एक्ट पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं उसमें आपको नहीं डाल रहा। मैं डायरेक्ट रूल्स पे आया हूँ और रूल्स में पहले 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि प्रेसिडेंट इशू करेगा और आर्टिकल 178 179 के तहत ये इशू है। प्रेसिडेंट को पावर है, वो रूल्स बनाए, उसने बना दी। ठीक है, सेकंड पॉइंट। हाँ, उसने सिर्फ साइन किया। शॉर्ट टाइटल इन कमेंसमेंट, दीज रूल्स में बी कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1964। इसमें वर्ड सिविल सर्वेंट नहीं है, कंडक्ट के बाद, रूल्स के बाद 1964 की वजह से आपको नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में लीगल टर्मिनोलॉजी चेंज होती रही है। पुराने दौर में फेडरल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता था, फिर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फेडरल बोला गया। तो जो कवानीन आप 73 के बाद देखोगे उसमें वर्ड सेंट्रल नहीं मिलेगा आपको, फेडरल मिलेगा। हाँ, आज कौन सी क्लास? वो हो गई, 2 बजे थी। नहीं यार, 2 बजे थी, चेक तो करो। उसको पकड़ लो कि ऐसा गलत शेड्यूल क्यों भेजा उसने, बच्चे भी थे, क्लास भरी थी, क्लास थी, मगर चेक करो उससे, बच्चे से पूछो, इससे गौर को पकड़ो। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये जो 1964 की वजह से इसमें सिविल सर्वेंट लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, गवर्नमेंट सर्वेंट इस्तेमाल हुआ। और 1974 की वजह से आप देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट की बजाय इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नजर आएगा बार बार आपको, क्योंकि ये पुराने रूल्स हैं। हाँ, अमेंडमेंट्स इसमें हुई है, अपडेटेड है, तो इसी वजह से आप देखें इसको गवर्नमेंट सर्वेंट्स लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मगर हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और उसकी कंडक्ट को रेगुलेट करने वाले रूल्स हैं। दे शैल कम इन टू फोर्स एट वंस, फौरी से इंप्लीमेंट हो गए, आज भी ये प्रिवेल करते हैं। हमारे पास अब रूल 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि ये रूल्स किस पे अप्लाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब हमारे पास मैटर्स आते हैं ऑफिस में कंडक्ट के, तो आजकल आप ऑफिस के अंदर जो लोग डील करते हैं उसमें काफी चेंजेस आ गई हैं। क्या हमारे पास हमारे आरटीओस एलटीयूस में अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम किया करेंगे? यस, क्योंकि रिसेंटली उनको हायर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट पे, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया गया ऑडिट डिवीजन के लिए। तो उनका स्टेटस क्या होगा? कभी कभी हम सीए फर्म्स को हायर करते हैं, ऑडिट आउटसोर्स करते हैं, उनका कंडक्ट क्या होगा? हमारे अपने एम्प्लॉइज के अंदर डेप्यूटेशन से लोग आते हैं, हम भी जाते हैं डेप्यूटेशन से, तो उनका स्टेटस क्या होगा? कभी कभी जरूरत पड़ने पे इवन डेली वेजेस पे लोग रखे जाते हैं सफाई वफाई करने के, उनका क्या होगा? तो हमें पहले देखना क्या है कि ये रूल अप्लाई किस पे करेंगे, किस पे नहीं करेंगे, ये पहली बात हमें समझनी होती है। तो इसका लिए सब रूल 2 कहता है एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, दीज रूल्स अप्लाई टू एवरी पर्सन वेदर ऑन ड्यूटी और ऑन लीव, विद इन और विदाउट पाकिस्तान, सर्विंग इन विच कैपेसिटी? सिविल कैपेसिटी, मिलिट्री नहीं, सिविल। यहां इसका मतलब फौज पे अप्लाई नहीं करेंगे। सिविल कैपेसिटी इन कनेक्शन विथ द अफेयर्स ऑफ सेंटर, यानी अफेयर्स ऑफ सेंटर का मतलब है अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, and the members of all Pakistan service during their employment under the provincial governments are while on deputation with any other government agency, institution or authority, provided that the central government may by notification of official gazette exempt any class of government servants from operation of any all or any of these rules। ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, मगर ये नीचे देखिए क्या लिखा है, जहां पे डबल एस्टेरिक लगाया है तो सेंटर को कहता है क्या पढ़ो? फेडरल पढ़ो, सेंटर को फेडरल पढ़ेंगे हम, सही है। और जहां पे वो कहता है कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 64 होगा, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी देखें, चैप्टर 1 वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल द रूल्स and orders enforced before the commencement of the day so far is consistent with the provisions of the constitution। कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 62 में तो था ही नहीं हमारा, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो बाद में आया। कहता है नहीं, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन ने
इसको तहफ्फुज दिया हुआ है, सेविंग दी हुई है। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो जो रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन 73 आने से पहले के होंगे, जिस हद तक वो कंसिस्टेंट होंगे यानी क्लेश में नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो जारी रहेंगे। तो ये भी जारी है। और जो अमेंडमेंट होंगी वक्तन फवक्तन वो अपनी जगह होंगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये रूल्स किस पे अप्लाई कर रहे थे, चंद टर्म्स यहां पे हमने देखने किस पे अप्लाई कर रहे थे। सबसे पहले इसको मुकम्मल समझने के लिए आए, कुछ टर्म्स को समझें। पहला क्या है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है। गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ऑल पाकिस्तान सर्विस सर्विंग इन अ प्रोविंस आर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये पहला टर्म यहां पे आया है, ऑल पाकिस्तान सर्विस। ये ऑल पाकिस्तान सर्विस क्या है? सीएसएस में सीएसएस में जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट करती है, और वो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पीएएस, जिसको हम डीएमजी कहते थे, और पीएसपी। ये दोनों ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी सिलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट करती है, मगर काम ये कहां करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। पुलिस फेडरल डोमेन नहीं है, प्रोविंशियल डोमेन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। पुलिस ऑफिसर्स पीएसपी, पीएसपी स्टैंड्स फॉर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान फेडरल एम्प्लॉइज हैं, मगर सबकी पोस्टिंग इस्लामाबाद को छोड़ के जब की जाती है तो सूबों में होती है, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये डोमेन लॉ एंड ऑर्डर का प्रोविंस के पास है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास उसको पोस्ट किया जाता है। कौन से प्रोविंस के पास पोस्ट करेंगे उसको? तो इसका मतलब पुलिस ऑफिसर दो जगह से आते हैं, सूबा खुद हायर करें या फेडरल गवर्नमेंट का हो। तो फेडरल ऑफिसर, जैसे अगर मिसाल ले लीजिए, यहाँ पे हमारे जो एरिया है ये ईस्ट में आता है, डीआईजी ईस्ट डॉक्टर फरूख 32nd कॉमन से हैं, इज ए फेडरल ऑफिसर। बट राइट नाउ कराची के ईस्ट के वो डीआईजी हैं। किसको रिपोर्ट करते हैं? सिटी डिस्ट्रिक्ट जो सिटी के जो पुलिस ऑफिसर क्या होंगे, एडिशनल आईजी। एडिशनल आईजी और आईजी को करेंगे। ये एडिशनल आईजी आईजी कौन है? ये भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये भी सिविल सर्वेंट्स हैं, फेडरल ऑफिसर हैं। मगर ये सब किसके अंडर में आते हैं? होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इसका मतलब ये फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इनको सिलेक्ट किसने किया? फेडरल गवर्नमेंट ने, एफपीएससी ने। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हायरिंग कर सकता है? हाँ, कर सकता है। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीसीएस के थ्रू हायर करता है तो वो एएसपी नहीं कहलाता, डीएसपी कहलाता है। ये भी फर्क रखा है इन्होंने। वहां पे पीएएस कहलाता है, उधर एक्सपीसीएस कहलाता है, पीएमएस कहलाता है। इसका मतलब सूबा अपने लिए हायरिंग कर सकता है, मगर फेडरेशन ने भी अपने लोग रखे हुए हैं। और इन लोगों को, सिर्फ इन लोगों को, किन लोगों को? जो हायरिंग किसने की है? फेडरेशन ने। और प्लेस कहां कर दिया उन्होंने उसको? इसको कहते हैं ऑल पाकिस्तान सर्विस। क्या कहते हैं? ऑल पाकिस्तान सर्विस, ये इनको कहते हैं। तो आईआरएस ऑल पाकिस्तान सर्विस नहीं है, वो वैसे ही फेडरल के एम्प्लॉय हैं, फेडरल में काम करते हैं। सूबों में जाते हैं, जैसे मैं गया हूं आजकल, मगर पोस्टिंग नहीं मिली मुझे, मैं डेप्यूटेशनिस्ट हूं। वो डेप्यूटेशनिस्ट नहीं होते। अब डीआईजी ईस्ट अगर यहाँ एज डीआईजी बैठे रहे तो वो 5 साल भी काम कर सकते हैं, 6 साल भी काम कर सकते हैं। हो सकता है कि सिंध सूबों में एक बंदा आया और उसने 20 साल की नौकरी सिंध में की और उसको फिर उठा के बलूचिस्तान कुछ भेजा गया, पंजाब भेजा गया, केपी भेजा गया। इसका मतलब है डेप्यूटेशन के लिए जो कानून है कि 3 साल की पोस्टिंग का टर्म और 2 साल की एक्सटेंशन, ये इन पे अप्लाई नहीं करता। दे आर नॉट डेप्यूटेशनिस्ट।
बात सब फर्क समझ आ रहे हैं? यही तो वो मैटर है जो एक्सपर्ट जानता है, यही तो मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है इस कोर्स में। इंपॉर्टेंट चीजें जो वो फर्क करेगा, जो एक्सपर्ट होगा ना वो यही पूछेगा, बाकी पढ़ने वाला जो होगा वो तो सीधी सीधी चीजें देख के आएगा। तो ऑल पाकिस्तान सर्विस समझ आ गई आपको? ये वो लोग हैं जिनको हायर किसने किया? फेडरेशन ने, मगर प्लेस कहाँ किया? सर्व कहाँ कर रहे हैं? हम्म, हाँ हाँ यस, ऑप्शन देगा, आपको सिलेक्ट करना होगा कि इनको कहते हैं। ठीक है, तो तवज्जो से इसमें देखना है। तो गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ इन ऑल पाकिस्तान सर्विस। तो इवन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इन रूल्स में गौर से सुनिएगा मेरी बात, अब मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं। और लाइक आई सेड कि ये चीजें जो है ना ये पढ़ के समझ आने वाली नहीं है फ्रेंकली। कोई उस्ताद जब पढ़ाता है ना तो एंगल निकाल के देता है जो एक्सपर्ट पूछता है। मिसाल दे मैं आपको, वर्ड गवर्नमेंट क्यों डिफाइन किया गया है? क्योंकि इसमें बार बार गवर्नमेंट आएगा। कंडक्ट रूल्स में एक जगह लिखा होगा गवर्नमेंट शो कॉज चार्ज शीट करेगी। सपोज कर लो, चलो यूं समझो, एक बंदे ने क्या किया? मिसकंडक्ट किया और गवर्नमेंट उसको चार्ज शीट कर सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक ऑल पाकिस्तान, गौर से सुनिएगा, ऑल पाकिस्तान सर्विस का ऑफिसर, यानी पुलिस ऑफिसर या पीएस ऑफिसर, उसके लिए ये गवर्नमेंट का मतलब यहां कौन सा होगा? फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट? कहां लिखा है? लिखा है, देखो ना, कहता है जब मैं गवर्नमेंट बोलूं ना इन रूल्स में तो समझना मैं फेडरल गवर्नमेंट बोल रहा हूं, मगर जब मैं इनकी मैटर इनसे ताल्लुक रखता हो, किनसे ताल्लुक रखता हो? ऑल पाकिस्तान सर्विस के वो ऑफिसर्स जो प्रोविंस में पोस्ट किए गए हैं, तो वो गवर्नमेंट का मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आई समझ? तो अगर एक पुलिस ऑफिसर की मिसकंडक्ट है तो फेडरल गवर्नमेंट को नहीं कहेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद उसको शोकाज कर देगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट का मतलब यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। बात समझ आई? आपको अगर ये ना पता होता कि ऑल पाकिस्तान सर्विस किसे कहते हैं तो ये पॉइंट ही नहीं समझ आता आपको। तो ऑल पाकिस्तान सर्विस का मतलब ये वो ऑफिसर्स हैं जो फेडरल ने हायर किए मगर प्लेस किए गए हैं प्रोविंस के पास, और इन के केस में कंडक्ट रूल्स में गवर्नमेंट का मतलब होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्लियर हो गई बात? आगे जाते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? मीन्स अ पर्सन टू हुम दीज रूल्स अप्लाई। क्या मतलब हुआ टू हुम दिस अप्लाई? तो ऊपर हमें सब रूल 1 2 पढ़ना पड़ेगा। कहता है रूल 2 में जिस जिस पे ये अप्लाई करेगा वो सब गवर्नमेंट सर्वेंट होगी। तो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट को डिफाइन नहीं किया, रूल 2 पे छोड़ दिया हमें, क्योंकि रूल 2 ही हमें बताता है जिन पे ये रूल अप्लाई करेंगे। कहता है जिन पे वो रूल अप्लाई कर जाए वो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। ठीक है भाई, किसी आरटीओ की बिल्डिंग में हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने यूट्यूब पे कोई ऐसी हरकत कर दी जो कि कंडक्ट मिसकंडक्ट लग रही है। एफबीआर की बिल्डिंग में खड़े होकर उसने एक नाच गाना कर दिया, मिसकंडक्ट है भाई, हमारा नाम खराब कर रहे हैं। तो कंडक्ट रूल्स उस पर अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, नारा लगा दिया, कुछ कर दिया, तो आरटीओ की इज्जत खराब हो गई। अब आरटीओ उसको शोकाज करना चाहता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये कैसे पता चलेगा? कंडक्ट रूल्स किस पे अप्लाई होते हैं ये हमें तय करना पड़ेगा। और कंडक्ट रूल्स कहाँ अप्लाई होते हैं, किस पे अप्लाई होते हैं, वो रूल 2 में गिवन है। और रूल 2 जिस पे लगेगा, जिस बंदे पे अप्लाई होगा, रूल 2 जिस बंदे पे अप्लाई होगा वो बंदा बन जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट। अब आया कि कोई कॉन्ट्रैक्टर भी गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएगा कि नहीं आएगा, मैं रूल 2 के जरिए पता चलेगा। सही है भाई? रूल 2 डिफाइन करेगा कि किस पे अप्लाई करते हैं। चले थोड़ा आगे जाएं। उसके बाद जो, चले रिपील आपको तो इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद जो अब रह जाती है चीज वो ये है कि हमें रूल 2 को समझना है कि जिस पे अब हमें, इनके नाम क्या था? गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स।
नाउ हु इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट? हर वो बंदा जिस पे रूल 2 अप्लाई हुआ, जिस पे ये रूल्स अप्लाई हुए। तो सब रूल 2 बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया। दोबारा इसको देखते हैं। दीज रूल्स अप्लाई टू एवरी पर्सन वेदर ऑन ड्यूटी और ऑन लीव। ये भी एमसीक्यू है। आप 6 महीने की छुट्टी लेके घर पे बैठे हो, कोई ऐसी हरकत कर दी जो कि मिसकंडक्ट है, तब भी आपको अप्लाई होंगे, आपको शोकॉज चार्जशीट किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते मैं ड्यूटी पे नहीं हूं। मुझे नाम नहीं पूछिएगा और बताऊंगा भी नहीं, अब वो रिटायर हो गए। एक दफा एमटीयू में वो नहीं था उस वक्त, एमटीयू कराची में मुझे चार्ज दिया गया। असरार रऊफ साहब ही उस वक्त कमिश्नर थे। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा चार्ज दे रहा हूँ, सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि मुझे शक है कि ये फेक रिफंड्स हैं और इसमें एफआईए इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मेरी तो टांगे ही कांप गई, नहीं कांपे टांग गई। और मैंने कहा सर मुझे अभी तो सर्विस शुरू ही नहीं हुई है, ये पहली पोस्टिंग, आप मुझे इतनी खतरनाक क्यों दे रहे हैं? नहीं नहीं तुझे तो आप कर लोगे, कर लोगे। मैं कहा सर पहले मुझे समझने तो दें। तो पिछले अफसर के पास में गया, मैं कहा यार कमिश्नर साहब ने तो डरा दिया है। कहते हैं यार वो तुम्हारे चक्करों में हमारी बदनामी हो जाएगी। अब तुम्हारी तो इज्जत हो जाएगी मगर हमारी बदनामी हो जाएगी, हम पिछले अफसर हैं इस यूनिट के। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आप मुझे जरा हेल्प करें, गाइड करें। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो रिफंड बंद कर दो, क्योंकि अभी तुम्हें समझ नहीं, अफसर हो पहले समझो। और सर का जो कमिश्नर साहब का खर्चा है वो सही नहीं है, तो केपीटी के रिफंड्स की बात थी तो केपीटी चले जाओ, उनके अकाउंटेंट से मिलो, खुद श्योर हो जाओ कि जो पहले काम हुआ है गलत नहीं हुआ। तो मैंने इसी तरह किया। इस दौरान मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट हो गई और मेरे लिए लिखा गया कि ये तनोली साहब, तनोली तारिक, तूने तूने उसको नहीं पता था सिंधी सरनेम में, तो उसने मुझे लिखा तनोली साहब बड़े बुरे इंसान हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे रिफंड बंद कर दिए। इनसे पहले बड़े अच्छे थे, पैसे लेते थे मगर रिफंड तो करते थे ना। वो मेरे पास अफसर आ गया, देखा ये तेरी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। मैं कहा सर माफी, मगर मैं क्या करूं? तो कमिश्नर साहब के पास चला गया। कमिश्नर साहब ने मुझे मार्क किया। उनको पता था कि ये रिफंड, उसने मैंने उसे इजाजत दी थी कि मैं प्रॉपर काम करूंगा, एफआईआर कुछ भी है फिर मैं इंशाल्लाह देख लूंगा, मगर पहले आप मुझे काम सही करने दें। तो कैपिटी वालों से मिलके मैंने कहा नहीं, जायज काम होगा तो होगा, मगर फेक होगा तो कैसे होगा? तो वो एक किस्म का माफिया था, उन्होंने प्रेशर डालने के लिए एक कंप्लेंट डाल दी। तो मैंने उस पर कोई 4 सफ़े की वजाहत लिखी, जवाब लिखा, रिबटल लिखा कि ये बिल्कुल फजूल कंप्लेंट है। मैं लेके गया डीसी हेडक्वार्टर के पास, डॉक्टर नजीबुल्ला, नजीब में नहीं, डॉक्टर नजीबुल्ला साहब थे। उन्होंने मुझे यूं देख के तूने वापस ले जा। मैं कहा सर क्यों? कहता है यार 2 लाइनें लिख के भेजना, इतना तूने लंबा जवाब क्यों दिया? मैं कहा सर इज्जत भी आ गई है। कहता है तेरी इज्जत सबको पता है, तू टेंशन ना ले। मैंने कहा नहीं सर। कहते नहीं बेटा एक बात सुन। उन्होंने एक बात समझाई। कहते यार एक अफसर थे जो जो रिटायर हो गए, कहते इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई, सखर में पोस्टेड थे ये उस वक्त, कि जी ये शाम के टाइम पे नाच गाना कराते हैं और वो अंगूर की बेटी से भी इनका खास लगाव है। तो तो कहते हैं कि उनके पास कंप्लेंट आई ना, कंप्लेंट आई तो उन्होंने एक सिर्फ 2 लाइनें लिख के भेजी कि इसका ताल्लुक मेरी जाती जिंदगी से है, मेरी ऑफिशियल जिंदगी से नहीं है, देयरफॉर मैं बाउंड नहीं हूं कि मैं इसका कोई जवाब दूं। यार जब तुमसे ताल्लुक ही नहीं रखती चीजें, उसने जो लिखा है तो तुम जवाब क्यों दे रहे हो? तो तेरी तारीफ लिखी है लोगों ने, तो तेरी तारीफ करें, कंप्लेंट तो उनकी है जो पहले थे। तो तुम ये लिखो ना कि सिंस द कंप्लेंट डजंट पर्टेन टू मी, तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सर क्या बात बता दी आपने? तो जो ये रूल्स हैं, these rules apply to every person whether on duty or on लीव। लीव पीरियड में भी ये अप्लाई करेंगे बशर्ते कि इसके डोमेन में आ रहा हो। एक सरकारी अफसर हो, चीफ कमिश्नर लेवल का, कमाल का इंसान हो, बड़ा दबंग किस्म का अफसर हो सपोज कर लो, और उसका पड़ोसी उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दे कि भाई ये सरकारी इतना बड़ा अफसर हो के बीवी से डरता है। तो तो अगर कंप्लेंट आ जाए तो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट शुरू हो जाएगी कि नहीं तुम्हारा तो भाई क्या टेका, क्या तुम कमाल के अफसर हो, लोग आते हुए डरते हैं तुम्हारे ऑफिस में, तो बीवी से डरता है।
वो कहेगा भाई कंडक्ट रूल्स में ये नहीं आता, ये नहीं आता तो मैं डरूंगा भाई, शरीफ इंसान हूं। तो कंडक्ट रूल अप्लाई तो करेंगे छुट्टी के जमाने में, मगर अप्लाई करेंगे कंडक्ट रूल्स, हर चीज थोड़ी करेगी भाई, समझ आई? तो कंडक्ट रूल्स में जो लिखा होगा वो अप्लाई करेगा, जो नहीं लिखा होगा अप्लाई नहीं करेगा, मगर छुट्टी के जमाने में भी अप्लाई करेगा। सपोज कर ले एक साहब ने गिफ्ट लेना था एक टैक्स पेयर से, समझ गए, गिफ्ट लेना था, और उसने कहा कि चूंकि अब मैं ड्यूटी पे हूं तो गिफ्ट लूंगा तो करप्शन का केस बन जाता है, मैं छुट्टी कर लेता हूँ। एसेट सपोज कर लो, बड़ा सा एसेट, कोई बहरिया का, डिफेंस का प्लॉट लेना चाहता था, प्लॉट लेना चाहता था, मगर उसने कहा मेरा जाती ताल्लुक है भाई, वो मुझे गिफ्ट दे रहा है, आप कौन होते हो रोकने वाले, आप नहीं रोक सकते मुझे। तो उसको कहा गया रोक सकते हैं क्योंकि गिफ्ट ले ही नहीं सकता तू, इसमें तो गिफ्ट में मना है। तो उसने कहा अच्छा मना उस वक्त है जब मैं ड्यूटी पे हूँ, क्योंकि लॉ मुझ पे उस वक्त अप्लाई करता है मैं ड्यूटी पे हूँ, तो मैं ड्यूटी छोड़ देता हूँ, छुट्टी ले लेता हूँ। अब छुट्टी क्यों, तरह उसने गिफ्ट ले लिया, क्या कहा जब मैंने गिफ्ट लिया मेरे पे रूल अप्लाई नहीं करेगा। कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप छुट्टी पे भी होंगे जब तक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, रूल अप्लाई करेंगे, छुट्टी पे भी करेंगे। वरना देखिए क्या हल हल निकल आता लोगों के लिए, कितना खूबसूरत हल था। हर वो काम करने के लिए छुट्टी ले लेते और कहते जो भी मैंने किया छुट्टी के दौरान किया, मुझ पे रूल अप्लाई नहीं हो रहे। तो कहते नहीं छुट्टी के दौरान भी रूल अप्लाई करेंगे। सही है भाई? हाँ अपने, अपने नाम से ना। विद इन एंड विदाउट पाकिस्तान का क्या मतलब है, अगर पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी रूल अप्लाई करेगा। तो जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, मेरा एक बेचमेट है वापस ही नहीं आया, नदीम अहमद ताहिर, दीमा, नदीम अहमद ताहिर मेरा बेचमेट है। आंसर कौन से, आंसर भी चले गए? हाँ? कौन? हाँ। और ये तो आप ही भाई बाहर चले गए, अगर गवर्नमेंट सर्विस सर्विस में हैं उन पे वहां पे भी अप्लाई करेगा, बहुत सारे। अब सपोज करें वो चूंकि मेरा दोस्त है तो उसका मैं मिसाल दे सकता हूँ, बाकियों को तो नहीं दे सकता ना। धीमा, तो धीमा बोलते थे, बहुत प्यारे थे। अब धीमा जो है ना ऑस्ट्रेलिया चला गया, बीच पे जो है उल्टी सीधी अगर वीडियो बना दे, वो ऐसा है नहीं, वैसे नेक इंसान अच्छा बंदा है, और ये एफबीआर पे सवाल हो जाए, ये एफबीआर अफसर ने कोई हरकत कर दी, तो धीमे को इधर से नोटिस भेजेंगे, शोकाज करेंगे, और धीमे तो ये ना करे। नदीम नाम है उसको, धीमा बोलते थे। एफबीआर की गाड़ी पे भी इशू आया था। कंडक्ट रूल्स तो भाई ऐसे है ना, है? तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर है तब भी आप जब तक गवर्नमेंट सर्विस में हैं आप पे कंडक्ट रूल्स अप्लाई करते हैं। तो दो पॉइंट्स मैंने दिए, छुट्टी पे है तब भी अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान से बाहर है तब भी अप्लाई करेंगे, ठीक है? सर्विंग इन सिविल कैपेसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सिविल कैपेसिटी में आप अप्लाई करते हैं तो सिविल के अगेंस्ट मिलिट्री कैपेसिटी होती है, उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, उनके अलग रूल्स हैं, उनके अपने कानून हैं। इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द सेंटर, ये है इंपॉर्टेंट चीज कि जो बंदा सर्व करेगा इन अफेयर्स ऑफ, ये बड़ा वाइड टर्म है, वाइड, इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ फेडरेशन एंड द मेंबर्स, इसका मतलब है एंड द मेंबर्स ऑफ, अब ये इसका स्कोप है, ऐसे ये इसका स्कोप है, ये दो एक लाइन इसका स्कोप तय कर देती है कि ये रूल्स अप्लाई करेंगे हर उस पर्सन पे जो सर्विस कर रहा है, जो सर्विस कर रहा है फेडरेशन और इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सब पे ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उन लोगों पे अप्लाई करेंगे जो फेडरल के वहां भेजे गए, और जो फेडरल के वहां भेजे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ ऑल पाकिस्तान सर्विस, ऑल पाकिस्तान सर्विस। प्रोविंस के अलग रूल है, शाबाश। अब अगर कंडक्ट रूल्स के तहत एक एएसपी जो पीएसपी था उस पे अगर रूल अप्लाई करेगा तो यही रूल अप्लाई करेंगे, सिंध गवर्नमेंट उसको नोटिस देगी रूल के तहत, फेडरल रूल के तहत नोटिस देगी तो उस पर अप्लाई कर रहे हैं, मगर डीएसपी पे ये रूल अप्लाई नहीं करते, वो सिंध गवर्नमेंट का अपना एम्प्लॉय है, वो अपने रूल यूज करेंगे। सही है? आपको अब थोड़ा सा समझ आ रहा है ना कि कैसे कैसे पॉइंट निकलते हैं, हैं?
ये सारे पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन तो दूंगा बट नोट कीजिएगा, ये इसी पे सवाल बनेंगे, देखिएगा। फिर ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट, तो और वाइल डेप्यूटेशन, इसका मतलब है ये जो ऑल पाकिस्तान वाले तो एम्प्लॉयमेंट करते हैं वहां पे, ऑल पाकिस्तान सर्विस वाले एम्प्लॉयमेंट करते हैं, मैं एफबीआर का केस आर में क्या कर रहा हूं, डेप्यूटेशन। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डेप्यूटेशनिस्ट को भी कंडक्ट रूल्स में अगर कुछ करेगी तो फेडरल रूल्स अप्लाई करेगी, रूल उस पे फेडरल अप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब मेरे पे इस वक्त गवर्नमेंट का कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा, फेडरल के रूल सारे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जो भी मेरा काम होगा वो फेडरल के तहत होगा, मैं फेडरल एम्प्लॉय हूं, मगर ऑल पाकिस्तान सर्विस का हिस्सा नहीं हूं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का हिस्सा हूं, आईआरएस का हिस्सा हूं, जो के सिविल सर्विस में कहां आई, वो सिविल सर्विस में पहले पार्ट में आई, कहां पे, ये इधर आ गए वो। आपने कहा था कि इसमें सिविल सर्वेंट नहीं लिखा, ये लिखा है सिविल सर्वेंट, नाम नहीं है सिविल सर्वेंट, पर्सन सर्विंग इन सिविल कैपेसिटी, या सिविल सर्वेंट आ जाते हैं। ठीक है, और वाइल ऑन डेप्यूटेशन विथ एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी, इसका मतलब कहीं पे भी आप होंगे फेडरल एम्प्लॉई, आपके कंडक्ट रूल्स अप्लाई करेंगे, प्रोवाइडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, वो किसी को चाहे तो इनसे एक्सक्लूड कर सकती है। सही हो गया, एक बात हमने तय कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये कि कंडक्ट रूल्स किस पे अप्लाई करते हैं, कंडक्ट रूल्स हर उस बंदे पर अप्लाई करते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अफेयर्स में कनेक्टेड है, यानी सिविल सर्वेंट है, या ऑल पाकिस्तान सर्विस का मेंबर है और प्रोविंसेस के पास पोस्टेड है गवर्नमेंट, हाँ, और डेप्यूटेशन पे। गवर्नमेंट का मतलब क्या है, फेडरल गवर्नमेंट, मगर ऑल पाकिस्तान सर्विस के हिसाब से जिस प्रोविंस में पोस्टेड होगा उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी गवर्नमेंट है। क्लियर, स्कोप तय करने के बाद आते हैं कि अब बताएं कंडक्ट कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आता है गिफ्ट, गिफ्ट से मुतालिक अब आप एक एक के रूल्स पढ़ेंगे कि इसके लिए रूल क्या है, इसके रूल क्या है, गिफ्ट का रूल क्या है, कंडक्ट क्या होनी चाहिए गिफ्ट के बारे में। सबसे पहले सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल्स, यानी सेव का मतलब होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस रूल्स, यानी अगर कहीं इजाजत है तो इजाजत मिल जाएगी। No government servant shall accept with the previous sanction of the government accept or permit any member of his family to accept from any person any gift, the receipt of which will place him under any form of official obligation to the donor. If, however, due to very exceptional reasons, a gift cannot be refused, the same, under the intimation of the cabinet division, be kept for official use in the department or organization in which he is working. अब देखिए इसमें ना पहला चंद रूल्स, क्या कहते हैं, फैमिली मेंबर भी है, नहीं ले सकते, ऊपर फैमिली मेंबर डिफाइंड भी है, उसको मैंने डेफिनेशन को भी नहीं कवर किया। अब पहली चीज क्या है, अब इसमें चंद रूल्स अखज करते हैं, हम ड्राइव करते हैं रूल्स। पहला रूल ये है, पहला रूल ये है कि एज अ जनरल रूल, एज अ जनरल रूल, सुनिएगा मेरी बात, मैं बहुत बहुत आपको डीप लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। एज अ, तवज्जो सुनिएगा, एज अ जनरल रूल गिफ्ट लेना मना नहीं है। अजीब बात कर दी मैंने, मना नहीं है। कौन सा गिफ्ट लेना मना है, गिफ्ट लेना वो मना है जो आपको अंडर ऑब्लिगेशन डाल दे। यहां से देखो, फ्रॉम एनी पर्सन एनी गिफ्ट रिसीट ऑफ विच, ये यहां से कंडीशन लग रही है जो मना कर रहा है उसको, कि ऐसा गिफ्ट कौन सा विच विल प्लेस हिम अंडर एनी फॉर्म ऑफ ऑफिशियल ऑब्लिगेशन टू द डोनर। इसका मतलब क्या है कि अब मिसाल सुनिए, मेरे एक दोस्त हैं लाड़काना के बचपन के, ठीक है, अब वो मेरे लंगूटिए दोस्त हैं, गली कोने में जो गली कूचों में जो हम चड्डी पहन के इतने छोटे से तो भागते फिरे, अगर वो मुझे कहता है यार वो भाई आम का सीजन है, आम की पेटी भेज रहा हूं, तो भी तो गिफ्ट है ना।
तो क्या नहीं ले सकता? क्या मैं ले सकता हूँ? ये मैंने इसीलिए कहा कि गिफ्ट इज ए जनरल रूल, मना नहीं है। कब मना है ये देखना। दूसरी एग्जाम्पल सुने भाई, मेरे इन लॉज हैं। अब एक कोई सपोज करे कोई ब्रदर इन लॉ सऊदी गया और वॉच ले आया भाईजान। हाँ हाँ, खतरनाक। भाई मेरा ब्रदर इन लॉ है भाई, बड़ा बिजनेसमैन है। उसके उसने मेरे लिए वॉच भेज दी, लाया भाईजान आपके लिए वॉच लाया हूँ सऊदी से, सऊदी अरब से वॉच लाया हूँ, मैं ले लूंगा। मना नहीं है, मेरा ब्रदर इन लॉ है भाई। मना करूं बीवी मार दे मुझे, गोली मार दे। तो बात यह है कि कब मना है? जब वो गिफ्ट आपको अंडर ऑब्लिगेशन डाल दे। अब सुने, अब सुने, वो एक बड़ी कंपनी का बंदा जिसका केस आपके पास पेंडिंग था, उससे लो तुम एक बॉटल गिफ्ट ना, तभी केस बन जाएगा तुम्हारे। ये ये वाली पानी वाली शहद वाली नहीं। आप समझ रहे हैं? ऐसा गिफ्ट देखिए, लॉ में लफ्ज लिखे हैं। ये लॉ है ना हमारा, कंडक्ट रूल्स है, एक किस्म का रूल्स है, तो लॉ बन गया ना हमारा। क्या कहता है कि फ्रॉम एनी पर्सन एनी गिफ्ट द रिसीट ऑफ विच विल प्लेस हिम अंडर एनी फॉर्म ऑफ ऑब्लिगेशन टू द डोनर। गिफ्ट देने वाले के आपका ऑब्लिगेशन क्या होगी? आपको काम करना पड़ेगा उसका। तो उसका मतलब है कि जब किसी को गिफ्ट के जुमरे में, कैटेगरी में अगर चार्जशीट किया जाएगा, तो ओनर्स डिपार्टमेंट पे होगा कि वो साबित करे कि गिफ्ट कौन सी नोयत का था, आपने ये गिफ्ट लिया। तो इसलिए अगर मैं वहां जाती ताल्लुक शो कर दूं, तो ये रूल उसको कवर नहीं कर रहा, एटलीस्ट इस हद तक नहीं कर रहा। मैं कहूँ यार वो लंगूटिया जिसने मुझे 2 आम की पेटियां भेजी, मैंने उसको आज तक एक टके का फायदा नहीं दिया है, वो गालियां ही उसको दी हैं कि इस दफा तूने 2 आम की पेटियां क्यों भेजी है, 3 भेजता। आपने इस केस के अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल नहीं की, तो इसमें आपने क्या बेनिफिट लिए? ऑनलाइन भाई ये एक मिसाल, चूंकि आप लोग नहीं सुन पाएंगे आवाज में, इसलिए आप रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए कि कहीं पे वो मजाक में बात कही जा रही कि यार इसने अपील फाइल नहीं की तो क्या गिफ्ट लिया, क्या फायदा लिया, ऐसे। हाँ ये है, ये है। आपने अपील नहीं फाइल की और गिफ्ट ले लिया, भाई मर गए, फंस गए, क्योंकि ये तो कवर हो रहा है। ना भी लिया हो तो भी फंस गए। ना भी लिया हो तब भी फंस गए। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ। अच्छा बेटा, ऑनलाइन जिसका नाम पीसी आ रहा है अपियर, आपने लिखा सर प्लीज बेटा बताएं जरा आप। नहीं अभी आपने बोला, ओके ओके, रिपीट करने पे आपने बोला होगा, सही। तो कहने का मकसद क्या है कि रिसीट अगर ऐसी है जो बिल्कुल पर्सनल नोयत की है, हम ले सकते हैं इस हद तक। अभी मैं और आगे बताऊंगा, अभी और भी है गिफ्ट में, और भी बहुत कुछ है। चले एक और बात, आगे एक बात, कितने चले सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि गिफ्ट लेना ही पड़े, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते उस गिफ्ट को, और बेशक वो अंडर ऑब्लिगेशन आपको डाल रहा है गिफ्ट, तो कहता है ले लो। मगर ये कहीं से भी गिफ्ट को ना रिश्वत वाले गिफ्ट नहीं समझिएगा, ये जेन्युइन गिफ्ट है। जेन्युइन गिफ्ट है, ये वो नहीं है कि वो जी वो वाला गिफ्ट, वो तो कहीं पे भी अलाउ नहीं है, वो जाती ताल्लुक में भी अलाउ नहीं है। ये जेन्युइन गिफ्ट है। अब इसमें एक मिसाल लेते हैं। आप एक डेलीगेशन का हिस्सा थे जो प्राइम मिनिस्टर के साथ गया, और उस मुल्क ने आपको गिफ्ट दिया, सारे डेलीगेट्स को, आप मना नहीं कर सकते, ले लो। मगर वो गिफ्ट आपके लिए नहीं है, आपकी शक्ल, आपकी जात, या आपको नहीं दिया गया, गवर्नमेंट को दिया गया, गवर्नमेंट फंक्शनरी को दिया गया। तो कहता है फिर ये गिफ्ट आप कहाँ जमा कराओगे? गवर्नमेंट के पास। ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा, ये कंडक्ट रूल सिर्फ एफबीआर एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो इसीलिए इसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि फॉरेन सर्विस वालों पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, हाँ इसलिए। और फिर कैबिनेट डिवीजन अंडर इंटीमेशन टू बी केप्ट फॉर ऑफिशियल यूज इन द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इन विच इज वर्किंग, उस डिपार्टमेंट के लिए है, तो एफबीआर को जमा करना पड़ेगा हमें गिफ्ट। ठीक है। अब एक शख्स था, मुझे वो नाम भूल गया है, फार्मास्यूटिकल याद आता है मुझे, उसका कंपनी सेक्रेटरी था। बहुत पुरानी बात है, एज शायद 15 साल तो हो गए होंगे उसको। तो उसका एक ऑडिट पेंडिंग था मेरे पास क्या,
3 साल से ऑडिट ही क्लोज नहीं हो रहा था। मैंने कहा जी मेरी पोस्टिंग हुई तो वही इंस्पेक्टर साहब लाए फाइल, सर ये तो क्लोज होने के लायक है, कर नहीं रहे क्लोज। मैंने कहा ऐसे कैसे क्लोज होने के लायक है, 2 फाइल हम निकालेंगे उसमें से कीड़े, एक इशू नहीं मिला हमें। मैं क्या, डॉक्टर तारिक मसूद मेरे डीसी थे, उनके पास गया, उन्होंने भी यही बात की, ऐसे कैसे हो सकता है क्लियर हो, लाए फाइल मेरे पास। उन्होंने कहा तुम क्लियर है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं केस में, ये तो वाकई सही लोग हैं। तो मैंने अपने एडीसी से, कमिश्नर से डिस्कस करके उस केस को क्लोज कर दिया। कंपनी वाले हैरान हो गए कि यार ये तो बुलाया भी नहीं, ये हमारा केस में क्लोज कर दिया, कौन सा अफसर है लाइक किसी के साथ क्लोज करने के। तो सीएफओ आए मेरे पास, सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं कहा हमारा काम है यार। कहता सर 3 साल से हम रुल गए थे, मिन्नतें कर रहे थे कि यार केस में कुछ नहीं है, क्लोज कर दो। कहते क्लोज नहीं करते, क्योंकि वो कहते जब कुछ नहीं है तो क्लोज क्यों करूं, मैं थोड़ी करूंगा, आपने तो बड़ा काम कर दिया। सर हमारे ओनर ने कहा है कि यार सर को गिफ्ट दे के आए। मैंने कहा भाई कोई गिफ्ट नहीं लेते। नहीं नहीं सर, वो ओनर मुझे जो है वो बोल रहा है यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, क्योंकि मैंने उसकी तारीफ लिखी थी ऑर्डर में कि अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं, कंपनी की तारीफ, जो अच्छा काम करे तो उसको करो ना। तो मैंने इस तरह किया था, तो उन्होंने कहा यार सर बड़े खुश हुए वो। मैं कहा नहीं भाई हमारा ड्यूटी है, हम ड्यूटी करते हैं, जो हमें तनख्वाह मिलती है इसके लिए आप काफी है। सर आप अपना एड्रेस बता दें। फिर मैंने कहा पागल हूँ तुझे एड्रेस बताऊंगा। अच्छा फिर वो एकदम इतना उसने, मैंने कहा नहीं नहीं। फिर 2-3 साल गुजरे, मगर बंदे ऐसे कोई लगाव हो गया ना, उसको भी फायदा हुआ कि यार भाई उसी अकाउंट्स वो मेंटेन कर रहा था तो उसकी इज्जत हो गई कि भाई ये बिहार ने तेरी तारीफ कर दिया यार हमारी कंपनी की, उनको यार तुम वाकई अच्छा काम करते हो, तो उसको कोई प्रमोशन प्रमोशन मिल गया होगा। 2 साल के बाद वो कंपनी का और वो आगे चला गया। उस दिन मेरे पास शर्ट लाया था, कहता सर मुझे पता है गिफ्ट नहीं लेते यार, शर्ट तो ले लो। मैं कहा ये भी नहीं लूंगा। हाँ, जमा नहीं खाई ली। एक दफा वो डॉलर कंपनी नहीं है, डॉलर वाले एलटीयू में थे मेरे साथ, पता नहीं कौन सा ऑडिटर था यार, मौलवी था वो भी, तो उसका भी इसी तरह काम था यार, पता नहीं जो भी। तो वो मेरे पास आया, डॉलर का काम था, हमने इसे देखा जैसे ही कर दो, तो उनके पास जब पता नहीं एग्जामिशन या जो भी था उनका काम हो के अगले दिन पहुंच गए वो अगले दिन इतनी पेनों का वो बक्सा बड़े बड़े लाए, 2-3 लाए हमारे लिए गिफ्ट। सर ये आपके लिए गिफ्ट है। मैंने कहा पागल है हम नहीं लेते। लड़ पड़ा बंदा, कहता सर ये कौन सा, नहीं मैं तो धके जाऊंगा आपके साथ, वो भी ऐसे नहीं खुश हुए थे, लेना पड़ेगा आपको। अरे भाई नहीं लूंगा। वो एक प्यून खड़ा था दरवाजे में, कहता है सर मुझे ही दे दे। बच्चे छोटे, मैंने कहा ले यार तू ले जा यार। ऑडिटर ने मुझे देखा ये नहीं लेके जा रहा, उसने कहा मेरा भी ले ली तू। तो ये है ना बेसिकली आर द गिफ्ट। तो दरवाजे के पास बाइक लगी है। हाँ हाँ। मगर ये गिफ्ट है, हाँ यार ये तो गिफ्ट है ना, क्योंकि ऑफिशियल ताल्लुक है, वो आप ले नहीं सकते। आप सर यहाँ पे काम किया है बस, काम किया मतलब उसके काम किया है बस कुछ हुआ। भाई, काम करने से लिंक है ना, वो गिफ्ट थोड़ी है, वो ऑफिशियल है। आप अगर वो ऐसी मजबूत गन पॉइंट पे दे रहे हो, सरकार को दे देना भाई, सरकार को दे दो, आप नहीं रख सकते। बात समझ आ गई। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर रिसीट ऑफ द गिफ्ट प्लेसेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर एनी ऑफ ऑब्लिगेशन टू डोनर द डिसीजन शैल बी। आप ये देखें, कहता है यार ये फैसला कौन करेगा कि अंडर आप गिफ्ट लेने से ऑब्लिगेशन वहां पे आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरा दोस्त जब आम की पेटी भेजता है तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इस पे सवाल ही नहीं उठता ना, क्या ऑब्लिगेशन, मैं क्या करूंगा उसको। मगर जब टैक्स पेयर वो पेनों के बक्से लेके आता है, चाहे छुट्टी गिफ्ट है, 1200-1500 का भी नहीं होगा, मगर ऑब्लिगेशन तो है ना यार, क्यों नहीं हो सकती, उठ सकती है। किताब अगर डाउट हो ना, गवर्नमेंट से पूछ लो, गवर्नमेंट से पूछ लो। भाई मिसाल ले लें, यहाँ जो पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स हैं, एक एक मिसाल देता हूँ, वो 0 रेटिंग का एक एप्लीकेशन आती है हमें, ये लियाजन ऑफिस जो है अपना फॉरेन सर्विस का, ये हमें भेजता है कि ये फलानी एम्बेसी इतनी बाइक्स खरीद रही है, फलानी एम्बेसी इतनी गाड़ियां खरीद रही है, ये 0 रेटिंग का सर्टिफिकेट दे दो। हमने कहा अच्छा 0 रेटिंग का, चलो भाई दे दो। और वो एम्बेसी हमें गिफ्ट भेज दे, तो चूंकि फॉरेन रिलेशंस इन्वॉल्व हैं, हम मना नहीं कर सकते, ठीक है। मगर उस एम्बेसी का अगली दफा भी तो काम पड़ेगा ना। बेशक फॉरेन ऑफिस के थ्रू वो काम करते हैं, मगर काम तो हम में होगा ना, तो हम गवर्नमेंट को लिखेंगे कि भाई ये इस किस्म की एक बाइक आई है, उन्होंने 100 बाइक्स खरीदी, एक हमें गिफ्ट में भेजी है, ये ले के ना ले, अंडर ऑब्लिगेशन है कि नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा हाँ अंडर ऑब्लिगेशन हो, तो गिफ्ट लेके सरकार को जमा कर देंगे।
आपके पास आ जाएगी। अगर वो कह रहे नहीं ऑब्लिगेशन नहीं है आप ले लो, मगर सरकार 1 रुपया भी ऐसे नहीं रखने देगी आपको। ठीक है, इसका मतलब मेरी बात दुरुस्त है जो मैंने पहले कही, और वो ये थी कि अंडर ऑब्लिगेशन आना सबसे इंपॉर्टेंट है गिफ्ट के हवाले से। अंडर ऑब्लिगेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अगर आप अंडर ऑब्लिगेशन नहीं आ रहे हैं, बगैर क्लेरिफिकेशन के गिफ्ट ले लो, वो आपका जाती गिफ्ट है। भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो शादियां होती हैं इसमें वो क्या होता है जो लिफाफा देते हैं हम? सलामी, ऐसे सलामी होती है ना। हाँ मतलब गिफ्ट है ना एक किस्म का। मैं पिछले दिनों एक शादी, बहुत कम जाता हूँ क्योंकि पढ़ाता हूँ तो मैं टाइम ही नहीं होता, तो कोशिश करता हूँ कि भाई ना ही जाऊं। इसलिए नहीं कि जाने का दिल नहीं है, बच्चे हैं छोटे तो फिर मुश्किल होता है, देर भी हो जाती है। अब यहाँ से निकलूं 10 बजे, शादी पे जाऊं तो घर पहुंचूंगा तो फिर वो टाइम ही मिलता ही है, ये 2-3 दिन वो वहाँ। तो एक ऐसा शादी थी किसी ऐसे बंदे की ना जो बड़े मेहरबान थे, तो जाना पड़ा। और फिर खास तौर पे इस तरह के उनकी बेटी हमारे पास डिपार्टमेंट में भी हैं, उनका भी मैसेज आया। अब मैंने कहा यार अब ये तो बहन है, जूनियर थी मेरी, मैं कहा यार ये तो अब्बा भी बोल रहा है, ये भी 3-4 लोग कनेक्टेड थे। मैंने कहा अब जाना पड़ेगा, तो मैं चला गया। तो मैंने कहा कि यार पहले मसला ये, अब सलामी कैसे दूं इनको, शर्मिंदगी सी होती है ना यार, कैसे इस तरह के कभी लिफाफे ना लिए, अब देने पड़ रहे हैं यार। तो मैं जरा अजीब सा फील करता हूँ। मेरी अपनी शादी में मैंने नहीं लिए थे, मना किया था, स्ट्रिक्टली मना किया था। मैं स्ट्रिक्टली, यार आप लोगों को दिल से बुला रहे हो, पैसे ले लो, मुझे अजीब लगता है यार। हाँ मगर इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट है, गरीब बंदा है, खर्चा कर रहा है, उसको हेल्प भी तो मिलती है ना यार, उसके अपनी जगह पे फवायद हैं। मगर अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल मुझे बड़ा, मैं ढूंढ रहा हूँ किसी जानने वाले को, बहुत लोग आए हुए थे। मैंने कहा यार वो लिफाफा किसको देना है, कहते यार वो फलानी को दे दो। मैंने कहा शुक्र है यार, पता चल गया, कैसे ही चले जाता। तो फिर मैंने कहा मिला उनको। तो ये क्या है, ये क्या है? गिफ्ट। तो उन्होंने क्या, गिफ्ट लेते वक्त क्या किया, वही नॉर्मल पर्सनल गिफ्ट है यार, शादी का गिफ्ट है। मैं सरकार को क्यों बताऊं, सबका लिखूं लिस्ट? नहीं, ये पर्सनल गिफ्ट है, वो यहाँ कवर नहीं होते, क्योंकि इसमें आप अंडर ऑब्लिगेशन नहीं आते। जहां अंडर ऑब्लिगेशन आने का सवाल हो, सरकार से पूछो। ठीक है, वरना तो भाई ना शादियों में कोई गिफ्ट ले सकेगा ना वो बर्थडेज में, मतलब वो तो फिर इंसान तो क्या रहेगा यार, मतलब वैसे ही नौकर, नौकरी में नौकर, फिर तो गुलाम हो जाएंगे ना कि भाई यार तुम गिफ्ट ले ही नहीं सकते। मगर अगेन बात वही है कि ये सर्विस से लिंक है या जाती जिंदगी से। चलो आगे। इफ एनी गिफ्ट इज ऑफर्ड बाय द हेड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट, the government servant concerned should attempt to avoid acceptance of such gift if he can do so without giving offense. If, however, he cannot do so, he shall accept the gift and shall report it. It is to cabinet division for orders for its disposal. भाई ये कह रहा है फॉरेन सर्विस के लोग हैं, बाहर जाते हैं, वहां हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं। फॉरेन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का मतलब एम्बेसडर। अब आपको एम्बेसडर जो है वो घड़ी दे रहा हूँ, आपको फॉरेन स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो आपको कोई तलवार दे रहा हो सोने की बनी हुई, तो कह रहे नहीं लो, मगर एक एहतियात करना कि वो ऑफेंड ना हो जाए, क्योंकि हमारे ताल्लुकात है उस कंट्री के साथ। मगर अगर आपको लग रहा है वो ऑफेंड हो जाएगा तो ले लो, और लेके गवर्नमेंट को बताओ, कैबिनेट डिवीजन को बताओ, क्योंकि कैबिनेट डिवीजन के पास एक तोशा खाना है। तोशा खाना, तोशा खाना क्या है? तोशा खाना जो है वो जगह है जहाँ पे गिफ्ट जमा करने होते हैं सरकार। फिर वो क्या करते हैं, वो भी रख के नहीं बैठते, उसका डिस्पोजल सोचते हैं। वो भी ये गिफ्ट रखेंगे नहीं, डिस्पोजल का मतलब क्या होगा, वो मार्केट प्राइस पे बेचेंगे। हाँ उस बंदे को बेचें, किसी और को बेचें, बट मार्केट प्राइस किस पे रूल्स बने हुए तो शाखाना के, वो हमारा कोर्स नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स ऑफ एनी काइंड फ्रॉम फॉर देयर पर्सन और फॉर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली फ्रॉम डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट से गिफ्ट आप नहीं ले सकते। काउंसलर और अदर फॉरेन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और देयर एम्प्लॉइज और देयर एम्प्लॉइज हु आर स्टेशन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में मौजूद किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट से, फॉरेन एम्बेसी से गिफ्ट आप नहीं ले सकते।
हाँ आ रहा है, हाँ हाँ लाइन है आगे, वही मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब रूल क्या बनाया, अब जैसे मिसाल ले लें, हमें ये एसएमसी के दौरान लेके गए थे टर्किश एम्बेसी कराची में, चाइनीज एम्बेसी। टर्किश में तो चलो खाना अच्छा था, चाइनीज एम्बेसी का खाना खाने के बजाय मैं सिर्फ बादाम खा रहा था। मुझे चाइनीज अच्छा नहीं लगता, और वो भी बाहर, आप लोगों को शायद अच्छा लगता होगा हैं। मैंने कहा यार भाई, चाइनीज एम्बेसी का जो खाना था ना, उसको देखा, जाके सर्वे किया, दिल ने कहा नहीं, टेबल पे जो बादाम पड़े थे वो, उससे भूख में, मैंने कहा बस यही खा लो भाई। तो भाई अगर सपोज करो रास्ते से निकलते हुए चाइनीज एम्बेसडर एक एक लिफाफा पकड़ा रहा हो, अगर अगर या टर्किश एम्बेसडर एक एक किताब दे रहा हो, गिफ्ट है ना, कहते नहीं लेना। पाकिस्तान, ये बाहर वालों का मना नहीं करने का कहा था, जब आप जा रहे हो बाहर, हेड ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हो तो ना लेना, अवॉइड करना, मगर अवॉइड करना ऑफेंस हो तो ले लेना, मगर पाकिस्तान में नहीं ले सकते, मना। इफ हाउ एवर, क्या लिखता है, इफ हाउ, पाकिस्तान में इफ हाउ एवर ड्यू टू एक्सेप्शनल रीजन अ गिफ्ट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, इट शुड इनवेरिएबली डिपॉजिट इन तोशा खाना। यानी बाहर, जब मुल्क से बाहर हो ना, थोड़ा अवॉइड करना। अवॉइड करने का मतलब क्या है, ये बोलना अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये अवॉइड कर रहे हो ना। मगर यहां उसको बोलो नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, हट जाओ, और अगला कि नहीं लेके ही जाओगे यहां से, तो ले लो फिर, मगर लेके फिर घर नहीं जाओ, सीधे तोशा खाना जाओ और उसमें जमा करा के आओ। तोशा खाना फिर एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट, देखिए रूल्स क्या आ रहे हैं, किस केस में क्या करना है, किस केस में क्या करना है, गिफ्ट के रूल्स, इस केस में ये कर लो, इस केस में ये कर लो, ओके। ये इसी तरह आप इसको, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्सेप्ट दोस बिलोंगिंग टू BS 1 to 4 आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग कैश अवार्ड्स ऑफर्ड बाय विजिटिंग फॉरेन डिग्नेटरीज। मुल्क के बाहर से लोग आए, उनसे कैश पैसे नहीं लेने, सिवाय ग्रेड 1 to 4। ठीक है, वो ग्रेड 4 इसलिए कि भाई वो बेचारा खड़ा होगा, उसको उसने कोई दे दिए $500 तो ले ले, उसको मना नहीं। इन केस हाउएवर, अथॉरिटी नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा, उसको दुआई देगा हाँ वही है, पानी पिलाएगा, दुआई देगा। इन केस हाउएवर इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू रिफ्यूज विदाउट कॉजिंग ऑफेंस टू द विजिटिंग डिग्नेटरी, द अमाउंट में बी एक्सेप्टेड एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड ट्रेजरी अंडर द प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट। कहता है अगर आपको, आप ग्रेड 4 से ऊपर थे और वो पैसे दे रहा था गिफ्ट में, और आपको मजबूरी, ऑफेंस, झगड़ा हो जाता, गड़बड़ हो जाती, आप ले लो, मगर फौरी से गवर्नमेंट के तोशाखाना वाले अकाउंट में, वो जो अप्रोप्रिएट अकाउंट होगा, डिपॉजिट करा दो ट्रेजरी में। Responsibility for reporting the receipt of a gift shall be devolved on the individual recipient. जिम्मेदारी किसकी होगी, गिफ्ट मिला नहीं मिला, खुद पे, उस बंदे पे। All gifts received by government servant irrespective of their prices must be reported to तोशाखाना in the cabinet division। यानी इसमें MCQ बन सकता है, तोशाखाना को कौन मेंटेन करता है, तोशाखाना को कौन मेंटेन करता है, नहीं, स्टेब्लिशमेंट डिवीजन अलग है, कैबिनेट डिवीजन। FBR मेंटेन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, नहीं, कौन, कैबिनेट डिवीजन मेंटेन करती है उसको। However, the responsibility for reporting to the cabinet division receipt of gifts including names of the recipients from foreign dignitaries, the delegates who come to Pakistan or when Pakistan dignitaries or delegates go abroad shall lie with the chief of the protocol or his representative in the former case and with the ambassador concerned in the latter case। तो कहता है जब फॉरेन डिग्नेटरी आए थे तो किसी ने तो यहाँ से उनको किया था ना, उसको कोऑर्डिनेट किया होगा ना, तो वो बंदा चीफ ऑफ प्रोटोकॉल। हमारे केस में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल कौन होता है भाई, LTO RTO का, अमान साहब, अमान होगा, तो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल आबिद, आबिद हो गया, अमान हो गया, ये जिम्मेदार है इसके तहत, प्रोटोकॉल वाले जिम्मेदार हैं। क्योंकि वो हो सकता है कहीं की चीफ साहब को घड़ी मिली थी, चीफ साहब घर ले गए, ठीक है, तो चीफ साहब क्यों बताएंगे, हाँ,
या जी तारिक पिनियो को पैसे मिले थे, तारिक पिनियो घर ले गया, वो क्यों बताएगा? कहते हैं इसका जिम्मा उस पे नहीं, प्रोटोकॉल वाले पे, प्रोटोकॉल वाला करेगा भाई ये इसने पैसे लिए हैं मेरे सामने, तो वो तो मौजूद होता है। अब सवाल ये है कि अगर चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को खुद को गिफ्ट मिले उसका कौन बताएगा? फिर चीफ बोलेगा। ठीक है। और मुल्क से बाहर जब मिलेंगे तो एम्बेसडर जिम्मेदार होगा उसको रिपोर्ट करने के लिए। इन द केस ऑफ द फॉरेन, ये इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट कौन करेगा? चीफ ऑफ प्रोटोकॉल पाकिस्तान में और एम्बेसडर बाहर। In the case of a foreign delegations or visiting dignitaries with whom the chief of protocol is not associated, the ministry is sponsoring the visit shall be responsible for supply of details of the gift if received in the list of the recipients to the cabinet division and ministry of foreign affairs। कहते हैं अगर कोई ऐसा डेलीगेशन है जिसमें चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है ही नहीं, तो फिर वो मिनिस्ट्री कंसर्न जिम्मेदार होगी। हमारे हिसाब से हम किस मिनिस्ट्री में आते हैं बिहार वाले? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। The value of gift shall be assessed by the cabinet division and the monetary limits up to which and the conditions subject to which the gift may be allowed to be retained by the recipient shall be as follows। ये गौर से देखिएगा, इसमें जरूर सवाल बनेगा। इस पे सब रूल 7 पे, सब रूल 7 बस स्पेंड करेंगे आज क्लास को। गिफ्ट से क्या आएगा? गिफ्ट से लाजमन होगा, लाजमी है, और उसमें भी सब रूल 7 से आएगा। कहता है द वैल्यू ऑफ गिफ्ट शैल बी असेस्ड बाय कैबिनेट। अब मुझे घड़ी मिली, और सपोज करें घड़ी मुझे क्यों मिली, क्योंकि भाई मैं विजिट पे गया था तुर्की पे, टर्किश में मैं गया, उन्होंने मुझे घड़ी दे दी डेलीगेट्स का। मैं वापस आया, आके तोशा खाना को रिपोर्ट किया, मैंने कहा यार बात सुनो, ये घड़ी जो है ना, मैं वो पुरानी घड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं खुद, चूंकि मुझे भी घड़ी अच्छी लगती है इसलिए मैं बार बार घड़ी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आजकल वैसे पहनता कौन है यार, कोई नहीं, मोबाइल में सब कुछ है, मगर चलो भाई मुझे टर्किश घड़ी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी तुर्की की जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, यार ये मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। कहते अच्छा रिटर्न करना है, आओ रूल पढ़ो। रूल क्या कहता है? गिफ्ट वैल्यूड अप टू 1000 में बी अलाउड टू बी रिटेन्ड बाय द रेसिपिएंट। कहता है 1000 रुपए तक का जो अगर गिफ्ट था तो वो उसको बगैर रखने दो, बस घर ले जाओ। अब 1000 का होता क्या? पानी बॉटल, कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है 1964 में 1000 रुपए कोई वैल्यू, मुझे तो लग रहा है ये उस वक्त का ना कहीं रूल हो, पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है। गिफ्ट वैल्यूड बिटवीन 1000 to 5000 may be allowed to be retained by the recipient on paying 25% of the value of the gift in excess of 1000। का मतलब 1000 माइनस कर लो, तो 5000 का गिफ्ट था तो 1000 माइनस किया, 4000 रह गए, उसका 25% पे करो। रिटेन बाय ऑन हिज पेइंग 25% ऑफ वैल्यू। इसका मतलब 5000 का गिफ्ट है तो 1000 रुपए दे के ले लो। ये मैंने कैसे कैलकुलेशन की, ये देखो। कहते हैं 1000 से 5000 तक का गिफ्ट होगा तो एक्सेस ऑफ 1000, एक्सेस ऑफ 1000 मतलब 1000 माइनस कर दिया हमने, उसका एक्सेस है 4000, उसका 25 पे करो तो 4000 का 25% 1000 बना। समझे? फिर कहता है गिफ्ट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 5000 में बी अलाउड टू बी रिटेन्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन हिज पेइंग 25% ऑफ सच of the value as exceeds 1000 but does not exceed 5000 and 15% of so much। अब देखिए ये फार्मूले सीख लें, ये इसीलिए मैं कह रहा था कि इस रूल को आप भी देख लीजिएगा, मैंने आपके सामने डाउनलोड किए। अगर इसमें चेंजेस आई हो तो अगली क्लास में मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, आप भी चेक कीजिएगा, मैं भी चेक करूंगा। ये रूल्स को चेक यही होंगी बट एहतियातन चेक करते। देखिए अब मिसाल सुने, पहला रूल क्या है ये देखें, अब थोड़ी वर्किंग सीख लेते हैं। अगर वो कितनी पेमेंट करेगा कि वो पैसे रख लेंगे, इसमें चेंजेस आई हैं तो प्लीज वो अकॉर्डिंगली इसको, आप लोग भी माशाल्लाह कैपेबल हैं तो इस चीज को आप वैसे ही एडजस्ट कर लोगे मेरी, चूंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने एक रूल्स, तो आप इसको अगर अपडेशन में कोई इसमें जो हमारे सामने है इसमें अपडेशन का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा और मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा। कहता है अगर गिफ्ट कितने तक का होगा, 1000 रुपए तक का, ठीक है, तो नो पेमेंट, ले ले वो बंदा। अगर वो गिफ्ट होगा 1000 से लेके और 5000 तक का, तो कहता है ऐसे केस में सबसे पहले तो 1000 माइनस कर लो, 1000 माइनस कर लो,
तो 1000 माइनस करने से जो बैलेंस बच जाए वो एक्सेस होगा। एक्सेस का मतलब है ये, इसका कितना परसेंट पे करोगे? 25% पे करोगे, वो गिफ्ट आपका हुआ। तो कितनी पेमेंट होगी इसकी 25% से? 1000। 1000 रुपये पे कर लो, पे 1000, और वो गिफ्ट आप उठा लो 5000 वाला, या जितना भी होगा, 3000 2000 जो भी है। फिर कहता है अगर वो अमाउंट क्या है, एक्सीडिंग 5000 है। अब इसमें दो फार्मूले अप्लाई करेंगे। 5000 की सूरत में सबसे पहले कहता है इसको रिपीट करो। ये जो है ना, पहले इसको रिपीट कर रहा है। अब 5000 का हम यहाँ पे ले रहे थे, 1,00,000 रुपए का गिफ्ट था। ठीक है, ये 1,00,000 रुपए का गिफ्ट था। अब 1,00,000 रुपए के गिफ्ट में वो क्या कहता है, सबसे पहले कहता है अच्छा एक काम कर लो, ये देखिए फार्मूला क्या है। गिफ्ट एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ 5,000 may be allowed to be retained by recipient by paying 25%। जो 1,000 से ऊपर की वैल्यू थी मगर 5 से ज्यादा नहीं थी, उसका 25% पे करो। मतलब पहला वही फार्मूला रिपीट करो कि इसमें से 5,000 माइनस कर दो, और 5,000 माइनस करके उस पे वही तरीका पे करो जो पहले था, यानी 1,000 बना 5,000 पे, और उससे एक्सीडिंग पे, इससे एक्सीडिंग, इसका मतलब 90 कितने रह गए, 1,000 5,000 माइनस हो गए ना, तो कहता है रिमेनिंग क्या है 95,000। तो आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, रिमेनिंग पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 15% पे करनी पड़ेगी। और ये जो पेमेंट होगी आपकी 15% से होगी, और 1,000 रुपये वैसे ही आप यहाँ दे चुके हो, तो आप पे टैक्स, ये जो टैक्स नहीं बल्कि पेमेंट बनेगी टोटल कितनी, ये। तो आपको 1,00,000 रुपए का गिफ्ट कितने में पड़ेगा, 15,250। 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा ना उस पे, इस पे। अब तो अगर अमाउंट ज्यादा कह रहा है कि टोटल अमाउंट से 5,000 कम है। नहीं, गिफ्ट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 5,000 में बी अलाउड टू बी रिटेन्ड बाय रिसीट ऑन हिज पेइंग 25% भी तो पे करोगे ना उसका। नहीं, मगर पहला स्टेप तो है, मगर पेमेंट बनेगी ना 25% इसकी, 1,000 से ऊपर की। एंड लिखा है तो 1,000 यहां से बनेगा 5,000 पे। हाँ हाँ लिखा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बट डज नॉट एक्सीड, वो कंटिन्यूअस है, बट पे रुको नहीं, एंड पे रुको। वो कहते हैं 1,000 से ऊपर हो, 5,000 से कम हो, ऐसे केस में 25% दो। तो 5,000 का 25% 4,000 का बनेगा, 1,000 माइनस करके 5,000 का, तो 4,000 का 25% 1,000 रुपये बना, वो भी दो, और उसके ऊपर जो अमाउंट होगा यानी 95, उस पर 15% दो, छोड़ो। तो इसका मतलब है कि 1,00,000। तो फार्मूला कैसे लगा ये सीख ले। ये इसका पूरा का पूरा फार्मूला था। अगर 1,000 है तो मुफ्त में दे दो, 1 से 5,000 है तो 1,000 माइनस करके जितना भी बना उसका 25% दो, और अगर 5,000 से ऊपर है कुछ भी है तो पहले 5,000 पे वही 1,000 दो, रिमेनिंग पैसे का 15% बना। ये पेमेंट होगी, आप गिफ्ट रख सकते हो। ये रूल्स अगेन आपको कंडक्ट रूल्स में जो वैल्यूएशन मेथड था रिटेन करने के लिए, प्लीज इसको एक दफा चेक कीजिएगा कि कहीं चेंज तो नहीं आई, क्योंकि हमने ऐसे ही अभी सर्च करके सामने रखा था। मैं भी इंश्योर करूंगा अगर चेंजेस आई होगी तो मैं भी अपडेट करूंगा आपको, नहीं तो फिर यही है। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला। होप के आपको ये सब्जेक्ट भी मैनेजेबल लग रहा है। और इसके अंदर ये पहले 3 है जिसपे हमें मेहनत करेंगे, रिमेनिंग पे इतनी मेहनत नहीं है। आपके पास ये जरा सर्चेस कर लीजिएगा अपने अपने सिस्टम पे, ताकि ये चीज एक दिन में याद होने वाली नहीं है। ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो देखनी पड़ेगी। एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन जेनरिक 2015 और केपीआईज, मगर मैं पढ़ाऊंगा, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। सिर्फ इनकम टैक्स साइड देखेंगे इसका, कस्टम साइड नहीं देखेंगे इसका। ठीक है, तो इन दो डॉक्यूमेंट को सर्च कर लीजिएगा, इन 2 डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर लीजिएगा। नहीं मिलते तो मुझे बताइएगा, मेरे पास है फिजिकल कॉपी में भी, मैं उसकी कॉपी करा के फिर आपको, मैं इसलिए सर्च करवाना चाहता हूं कि मिल गया तो गुड। दे डॉक्यूमेंट, ये जॉब डिस्क्रिप्शन वाला और ये केपीआईज वाला, ये दोनों, ये केपीआईज तो अवेलेबल है, मगर इसमें मुझे डाउट है कि जॉब डिस्क्रिप्शन सॉफ्ट कॉपी में है कि नहीं है। हम होगा, यकीनन होगा, तभी तो उन्होंने पब्लिक में इसको रखा है। हाँ, तो इसको आप अपने पास डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें। ना मिले मुझे बताइएगा, मैं उसको स्कैन करा के आपसे शेयर करूंगा। दोनों मेरे पास मौजूद है। ठीक, चले भाई, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्लाह ऑनलाइन। होप के थिंग्स वर क्लियर फॉर यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे जाएंगे। अल्लाह हाफिज।